हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का जो है चैप्टर 12 करेंगे, पादपों में जनन। फ्रेंड्स, हम केवीएस को टारगेट करते हुए जो है एनसीईआरटी कर रहे हैं। केवीएस में जो जो चैप्टर पूछे जाएंगे उसकी मैंने वीडियो चैनल पे बनाई हुई है और उन सब चैप्टर्स को हम डेली जो है एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सभी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, पादपों में जनन जो है इस चैप्टर में बताया गया है। अपने वंश या प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्ययनों में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता में संतति का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप के में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पत्ति करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को जो है उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो अभी पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि कायिक भागों से जब जनन होता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। गुलाब और चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी परवसंधि से काटिए। परवसंधि तने या शाखा का वह भाग होती जहाँ से पत्ती निकलती। जैसे ये तना है और यहाँ से जो है पत्ती निकलती, ये जो संधि है यहाँ से इसको काटिए तो ये क्या कहलाती है? परवसंधि। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। तो ये जो टुकड़ा हमने काटा इसको कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ के निकलने और नई, ये देखिए ये प्रवसंधि, ये तना है और यहाँ से शाखा निकली, यहाँ से इसको काटा तो ये प्रवसंधि। ये अक्ष से जुड़ी हुई कलिका है। पत्तियों के किनारे पत्तियों को निकलने में कितने दिन लगेंगे? इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के प्रवसंधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं यानी कि मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रौढ़ों अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े अक्षत चिन्ह है, यानी कि जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षत चिन्ह। आपने इसमें कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। अक्षत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य है और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहाँ अपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार आप अदरक या हल्दी भी उगा सकते हैं। ये देखिए अदरक जो है किस तरह से अदरक में ये जड़ें निकली हुई हैं, नए पादप जो है अंकुरित हो रहे हैं। ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टान में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती हैं। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी कि डहेलिया।
ये देखिए ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। बूझो जानना चाहती कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है? हाँ, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। देखिए ये हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा था। अब हम मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी कि अर्थात जनन करने लगता है। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। तो यीस्ट कैसा जीव है? यीस्ट जो है एकल कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करता है। तो हम यीस्ट के जनन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यीस्ट में मुकुलन द्वारा जन्म। ये यीस्ट कोशिका है, बाद में ये बढ़कर ऐसे हो जाती है, इससे विकसित होता मुकुल है। ये जो नवीन मुकुल विकसित हो जाता है और ये मुकुल की जो है श्रृंखला जो है बन जाती है। शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। जब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देता है कि नई यीस्ट कोशिकाओं को जो है आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे इस चित्र में ये जो है नई यीस्ट कोशिकाएं निकली हुई हैं। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता रहता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं जो है बन जाती हैं। अब खंडन। ये जो है अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आपने तालाबों या ठहरे पानी में अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये देखिए शैवाल में जो है खंडन दिखाया गया है, स्पाइरोगाइरा। ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये बीजाणु निर्माण। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से क्वक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये देखिए बीजाणुधानी, ये बीजाणु हैं। ये कवक जाल, ये जो है कवक जाल है। कवक में बीजाणु द्वारा जनन इसमें दिखाया गया है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे जो है द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। ये देखिए जनन अंग इसमें दिखाया गया। पुंकेसर में ये होते हैं परागकोश, ये होते हैं पुतंतु।
ये देखिए स्त्री केसर में ये बीजांड है, ये अंडाशय है, ये वृत्तिका है और ये वृत्तिकाग्र है। नर और ये देखिए, क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। तो मादा युग्मक और अंड का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो युग्मनज कैसे बनता है? नर और मादा युग्मकों के युग्मनज से जो है युग्मन से जो है युग्मनज बनता है। बुझो जानना चाहती है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो परागण सामान्यतः परागण के दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है और जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागण हल्के होते हैं, अतः वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो वे पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहते हैं। ये देखिए, ये स्वपरागण कब होता है? देखिए, ये वर्तिकाग्र है, ये जो है परागकोश है। जब ये यहाँ उड़कर यहीं गिरता है तो ये स्वपरागण है। और जब परागकोश जो है, ये परागकोश है, ये उड़कर इस वर्तिकाग्र पर गिरता है, यानी कि दूसरे फूल पर गिरता है, तो ये क्या है? परपरागण है। देखिए, पुष्प के परपरागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। अब निषेचन। नर और मादा युग्मकों के युग्मनज द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज जो है भ्रूण में विकसित होता है। तो युग्मनज कहाँ विकसित होता है? भ्रूण में। फल और बीजों का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन या खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इसमें एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम होती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तृत करने में सहायक होता है ताकि वे नए आवास में अपनी पकड़ बना सके। ये देखिए, ये जो है सहेजिन है और ये द्विफल के बीज जो है यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहेजिन, ड्रैमिस्ट और द्विफल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज और आँख के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी या तंतु में होते हैं ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंठ की कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूसरे स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम है। ये देखिए, ये जैंथियम है। कुछ पौधों से फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालम्स के पौधे पादप भी ऐसे ही होते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।